दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों इस समय यानी कि 21वीं सदी की यह जो समय है, इस समय की सबसे बड़ी चुनौती जो सामने दिख रही है वह है जलवायु परिवर्तन का, जिसकी वजह से कई सारी प्राकृतिक आपदाएं यानी प्राकृतिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन यानी तापमान और मौसम के पैटर्न में दीर्घकालिक बदलाव। और जलवायु परिवर्तन का जो सबसे बड़ा कारण है, वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं, जिनमें सबसे प्रमुख गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं और जब ये गैसें वायुमंडल में बढ़ती हैं तो धरती का तापमान बढ़ता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग से फिर जलवायु परिवर्तन की समस्या पैदा होती है। दोस्तों जलवायु परिवर्तन वर्तमान विश्व की सबसे बड़ी चुनौती है। इससे बाढ़, सूखा, चक्रवात जैसी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, वे बढ़ रही हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और इससे तटीय इलाकों, शहरों और छोटे छोटे जो द्वीपीय देश हैं उनको डूबने का खतरा है। खास करके जो द्वीपीय देश हैं उनके तो अस्तित्व पर ही संकट मंडरा रहा है। और देखा जाए तो इस जलवायु परिवर्तन नामक समस्या में उन छोटे छोटे द्वीपीय देशों का उतना योगदान नहीं है, बिल्कुल नगण्य मात्र है। लेकिन फिर भी उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। यानी दोस्तों जलवायु परिवर्तन नामक जो समस्या आज विश्व में है, वो समस्या इसलिए है क्योंकि विकसित देशों ने कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का अत्यधिक दोहन किया और ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में बढ़ी। खैर, ये बात तो हो गया जलवायु परिवर्तन का। लेकिन वर्तमान विश्व के सामने जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है, उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए, उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए, इस समस्या से निपटने के लिए अभी हाल ही में बीते 30 नवंबर से 12 दिसंबर के दौरान यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई के दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP28 नामक वैश्विक नेताओं का सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के 200 देशों के नेता यहाँ पर आए, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए और इस चुनौती यानी जलवायु परिवर्तन नामक चुनौती से कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चाएं हुई। दोस्तों दुबई में जो सम्मेलन हुआ COP28 नामक, इस सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई, चर्चाएं हुई, इसको लेकर के अखबार में आए एक संपादकीय के माध्यम से आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए संपादकीय की शुरुआत करते हैं। कैसे बचेगी धरती, यानी लेखक लिखते हैं कि कैसे बचेगी धरती। 28वीं वैश्विक जलवायु वार्ता एक समझौते के साथ समाप्त हो गई। समझौते में करीब 200 देश जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग घटाने पर सहमत हुए हैं। अगर समझौते की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि कोई नाराज न हो। लेखक लिखते हैं कि जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा तंत्र से बाहर करने की बात हुई है, लेकिन तेल उत्पादक देशों के दबाव में जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करने पर सहमति बनाई गई है। जाहिर है वैश्विक जलवायु वार्ता धरती बचाने के लिए लक्ष्य की ओर मजबूत कदम नहीं बढ़ा सकी। समझौते में न तो अमीर देशों को इस बात के लिए बाध्य किया जा सका है कि वे गरीब देशों को वित्तीय मदद करें, जिससे वे कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए जरूरी तौर तरीकों को अपना सकें। यहाँ हम इस बात पर पड़ताल करेंगे, यानी लेखक लिखते हैं कि इस संपादकीय में इस बात की पड़ताल की जा रही है कि धरती बचाने के लिए जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किया गया, समझौता कितना प्रभावी होगा और अमीर देश कार्बन उत्सर्जन कम करने में अपनी न्यायोचित जिम्मेदारी कब निभाएंगे। आगे लेखक लिखते हैं कि ज़मीन पर कितना बदलाव लाएंगे COP28 के अहम फैसले। COP28 जलवायु परिवर्तन वार्ता ने कुछ अहम नतीजे दिए हैं, जैसे कि पहली बार देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता खत्म करने की ज़रूरत है। पहली बार मीथेन उत्सर्जन कम करने का वादा किया गया है। वैश्विक वार्ता में लॉस एंड डैमेज फंड के पूंजीकरण और इसे लागू करने की बात की गई है और अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य के लिए रूपरेखा तय करने पर भी समझौता हुआ है। वार्ता के नतीजे। COP28 से जो उम्मीद थी उसके लिहाज से यह निराशाजनक रही है, लेखक लिख रहे हैं। अंतिम समझौते में जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी कदमों को लेकर कुछ खास नहीं। पहला है जीवाश्म ईंधन, यानी जो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस हैं, इनके ही जलने से ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में बढ़ती हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होता है, फिर जलवायु परिवर्तन होता है। तो जीवाश्म ईंधनों को हटाना, इसके लिए क्या किया गया। वैश्विक जलवायु परिवर्तन वार्ता में इस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया और इससे वार्ता में गतिरोध के हालात भी पैदा हुए। इस मसले पर देशों के बीच तीखे मतभेद भी दिखे।
लंबे विचार विमर्श के बाद अंतिम समझौते में देशों से जीवाश्म ईंधन का उपयोग धीरे धीरे कम करने को कहा गया, जिससे 2050 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल किया जा सके। हालांकि इसके लिए न तो कोई समय सीमा तय की गई है और न ही कोई लक्ष्य। अंतिम समझौते में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से ऊर्जा तंत्र से बाहर करने की बात शामिल न किए जाने को लेकर कुछ देश बहुत निराश थे, फिर भी यह अहम पहल है। अगला है नवीकरणीय ऊर्जा, यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं, नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना करना। दोस्तों, जब से जलवायु परिवर्तन नामक समस्या के दुष्परिणाम दिखने लगे हैं, देशों ने, यानी दुनिया भर के देशों ने परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को छोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर कदम बढ़ाया है। COP28 समझौते में देशों से नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक स्थापित क्षमता को 3 गुना करने और ऊर्जा कुशलता में सालाना सुधार को दोगुना करने में योगदान करने का आह्वान किया गया है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, ये कुछ ऊर्जा के स्रोत हैं जिन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाता है, जिनसे पर्यावरण को खतरा नहीं है। COP28 समझौते में देशों से नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक स्थापित क्षमता को 3 गुना करने और ऊर्जा कुशलता में सालाना सुधार को दोगुना करने में योगदान करने का आह्वान किया गया है। इन 2 कदमों से अब से 2030 के बीच लगभग 7 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना करना वैश्विक लक्ष्य है और हर देश के लिए जरूरी नहीं है कि वह अपनी वर्तमान स्थापित क्षमता को 3 गुना करे। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 3 गुना कैसे होगी। अगला है कि कोयले का उपयोग कम करना। दोस्तों, वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने का एक कारण है कोयले का दहन, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस वातावरण में बढ़ जाती है। अब जब जलवायु परिवर्तन नामक समस्या को कम करना है, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा वातावरण में घटाना है, तो कोयले का दहन भी कम करना होगा। इसके लिए COP28 सम्मेलन में क्या हुआ? तेल और प्राकृतिक गैस की तरह जीवाश्म ईंधन होने के बावजूद समझौते में कोयले का उपयोग कम करने की बात अलग से की गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2021 में ग्लासगो सम्मेलन में भी कोयले का उपयोग घटाने की बात की गई थी। COP28 में प्रस्ताव पेश किया गया था कि कार्बन कैप्चर और स्टोरेज सुविधा के बिना नया कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र शुरू न किया जाए। लेकिन भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और दूसरे देशों ने इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। जाहिर सी बात है, जो विकासशील देश हैं, उन देशों में ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत अभी जीवाश्म ईंधन ही है और वे इनका उपयोग अचानक से तो बंद नहीं कर सकते। अगला है मीथेन उत्सर्जन में कटौती। समझौते में 2030 तक मीथेन सहित गैर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में बड़े पैमाने पर कटौती करने के लिए प्रयासों को तेज करने की बात कही गई। मीथेन सभी उत्सर्जन में करीब 25% का योगदान कर रही है, लेकिन भारत सहित कई देशों ने मीथेन के उत्सर्जन में कटौती के प्रस्ताव का विरोध किया। इसकी वजह यह है कि कृषि और पशुपालन मीथेन के प्रमुख स्रोत हैं। अगला है लॉस एंड डैमेज फंड। COP28 में इस फंड को संचालित किया गया और मेजबान यूनाइटेड अरब अमीरात सहित कई देशों ने फंडिंग करने का वादा किया। सम्मेलन के अंत तक अलग अलग देशों ने लगभग $80 करोड़ देने का वादा किया और यह राशि जलवायु परिवर्तन की वजह से आने वाली आपदा से प्रभावित देशों की मदद के लिए, यानी विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों के लिए आर्थिक सहायता मदद कराने की बात कही जा रही है। अगला है अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य। COP28 ने अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य की रूपरेखा को अपनाया है, लेकिन प्रत्येक वैश्विक लक्ष्य पर हुई प्रगति को मापने के लिए संकेतक की पहचान करना आवश्यक है। अभी इससे वित्तीय प्रावधान नहीं है और इस पर काम करना होगा। लेखक आगे लिखते हैं कि इस बार की COP28 को ऐतिहासिक माना गया है। पहली बार 195 देशों ने मिलकर यह संकल्प लिया है कि वह धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करेंगे और यह बात 2015 पेरिस समझौते में भी की गई थी और तब यह तय किया गया था कि हम इसे चरणबद्ध तरीके से कम करेंगे, पर इसके लिए कोई स्वीकार्यता नहीं थी। और अब इस बार यह निर्णय लिया गया है कि अपनी अपनी स्थितियों को देखते हुए ईंधन के उपयोग को कम करेंगे। असल में जीवाश्म ईंधन के कम उपयोग को ही सबसे बड़ा समाधान माना गया है। वैसे दुनिया में कार्बन उत्सर्जन का मुख्य स्रोत ईंधन है और इसके अलावा इस बार मीथेन पर भी चर्चा हुई है। शायद इस पूरे प्रकरण में अहम बात यह है कि विकासशील देशों में अभी भी जीवन का स्तर पश्चिमी देश जो है विकसित देशों की तुलना में बहुत नीचे है। विकासशील देश अपने अपने देश में लोगों के जीवन स्तर को सामान्य स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं और यही कारण है कि ऊर्जा के दूसरे विकल्प के अभाव में ये कार्बन उत्सर्जन में कटौती का विरोध करते हैं। अगर 2050 तक हमें विश्व के तापमान को
औद्योगिकरण से पहले के स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है तो ईंधन का उपयोग कम करना होगा। और यह भी सच है कि अगर 2035 तक ग्रीन हाउस एमिशन यानी उत्सर्जन में 60% तक कटौती होनी है तो 2030 तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 43% कटौती होना चाहिए। तभी हम 2050 के नेट जीरो लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे और तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक पाएंगे। हम जीवाश्म ईंधन के अलावा अगर किसी ऊर्जा पर निर्भर हो सकते हैं तो वह है अक्षय ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा। लेकिन विकासशील देशों के पास अभी इतना संसाधन नहीं है कि वह दूसरी ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ा सकें। हालांकि कई विकासशील देश बढ़ा रहे हैं लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ाया जा सका है। समझौते में यह भी कहा गया है कि हमको अपनी अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता को 3 गुना करना होगा, तभी हम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति के बाद यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब ब्रिटेन में हुआ, लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुआ, फिर पूरी दुनिया में यह पहुंचा। तो औद्योगिकरण यानी औद्योगिक क्रांति के बाद दुनिया का औसत तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है। वैसे तो 1896 में ही रसायनविद यानी वैज्ञानिक ने कोयला जलाने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ने की बात कही थी, लेकिन तब किसी ने सोचा नहीं था कि यह इतने बड़े वैश्विक संकट की शुरुआत है। 1992 में 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से एक संधि होती है। इसमें जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने की दिशा में नियमों का खाका खींचा गया। इसी के तहत 1995 से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के रूप में वार्षिक सम्मेलन शुरू होने लगा, यानी वार्षिक सम्मेलन होने लगा। 3 दशक में चर्चा भी खूब हुई और लक्ष्य भी तय किए गए, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में उतना प्रयास नहीं हुआ जितना अपेक्षित था। लेखक आगे बताते हैं कि कोयला और जीवाश्म ईंधन ग्रीन हाउस गैसों के सबसे बड़े कारण है। ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता स्तर जलवायु परिवर्तन का कारण है। इन गैसों के बढ़ने के कारण पृथ्वी का औसत टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो दुनिया भर में संकट का कारण बन रहा है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है, वह कहती है कि 2030 तक बिजली उत्पादन में कोयले का प्रयोग खत्म करना होगा। गैस की हिस्सेदारी भी 2030 तक 17% पर और 2040 से 2050 के बीच 0 पर लाने की जरूरत है। हालांकि वर्तमान स्थितियाँ इस बात को गवाही दे रही हैं कि यह लक्ष्य संभव नहीं है। अब अगर बात करें कोयले की, तो कोयले को लेकर यहाँ एक आंकड़ा दिया गया है कि दुनिया में जितना भी बिजली का उत्पादन होता है, यानी वैश्विक स्तर पर बिजली उत्पादन में किन स्रोतों की कितनी भूमिका है। कोयले की बात करें तो लगभग 36% वैश्विक बिजली उत्पादन कोयले से हो रहा है, और गैस से लगभग 23%, और जल विद्युत 15%, और सौर ऊर्जा से लगभग 3.5%। और अगर भारत की बात करें कि भारत में कुल विद्युत उत्पादन में किन किन स्रोतों का कितना भूमिका है, तो कोयले से बताया गया है कि 50% बिजली कोयले से बन रही है। उसके बाद गैस से लगभग 6.1%, जल विद्युत लगभग 11.5%, और सौर ऊर्जा लगभग 15%, परमाणु ऊर्जा लगभग 1.7%, और पवन ऊर्जा लगभग 10.2%। तो ये वैश्विक और भारत के विद्युत उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं और उनसे संबंधित आंकड़े हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने दुबई में हुए COP28 सम्मेलन से क्या महत्वपूर्ण बातें निकल करके आई, उसके बारे में एक संपादकीय के माध्यम से जाना। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।